नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपनी हिंदी की नई पुरानी कहानियों के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो मैं कहानी आपके लिए लेके आई हूँ उसका शीर्षक है आज़ादी के मतवाले। आज़ादी के मतवाले यानी आज़ादी यानी कि अपने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से छुड़ाने वाले, मतवाले यानी नशे में चूर, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े व्यक्ति हों। तो बच्चों, ये जो मैं कहानी आपके लिए आज लेके आई हूँ, ये कहानी तो बाद में है, लेकिन पहले ये एक जीवनी है, यानी ये एक बायोग्राफी है, सत्य घटना पर आधारित। तो ये इस प्रकार से है। बिहार की राजधानी पटना में उस दिन कोई भी चिड़ियों की चहक सुनकर नहीं जागा। चिड़ियों के जागने से पहले ही वहाँ की गलियाँ विद्यार्थियों की प्रभात फेरी के संगीत और नारों से गूंज उठती थी। यानी विद्यार्थियों यानी कि स्टूडेंट्स, छात्र। प्रभात फेरी यानी कि सुबह सुबह नारों के साथ, एक स्लोगन के साथ बच्चे अपना ध्यान आकर्षित करते हुए गलियों में नारा लगाते हुए सुबह सुबह इस गली से उस गली जा रहे थे। और वो नारा इस तरीके से था, धन धन है उन्हें जो भारत पे अपना तन मन धन वार चुके, भारत के लिए बेचैन हुए, भारत के लिए बलिदान हुए। धन धन यानी कि धन्य धन्य, वार चुके यानी कि नौछावर कर देना, अपने आप को मर मिट कर खत्म कर देना। ओह, मृत्यु के प्रति छोटे छोटे विद्यार्थियों की में कैसी निश्चिंतता है। यानी किसी को भी मृत्यु का भय नहीं है, सब निश्चिंत होकर इस तरह से स्लोगान गाते हुए, नारा गाते हुए चल रहे थे। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। चिताओं यानी शहीदों की चिताओं यानी कि जो अपने देश के लिए लड़ते लड़ते मर चुके हों, और वतन यानी कि अपना देश, निशान यानी कि निशान, चिन्ह। कुछ करके दिखाने वालों की भीड़ दोपहर को बिहार सरकार के सेक्रेटेरिएट की ओर चली। सेक्रेटेरिएट यानी कि वो स्थान जहाँ पे राज्य के अलग अलग विभाग के मंत्री जमा होते हों, मीटिंग करते हों। भीड़ के पैरों तले साफ सुथरी सीधी सड़क थी। उसकी यात्रा आसान न थी, पर उसकी यात्रा आसान न थी। रास्ते में पुलिस की टोली या कोई अफसर मिलता तो भीड़ को रोककर कहता, बस लौट जाओ। पर यह सरकारी नहर न थी जो इशारों पर घटती, बढ़ती और रुकती। यह तो बरसाती नदी थी। फिर ये तो जवानी की बाढ़ के दिन थे। पैरों तले यानी कि पैरों के नीचे, टोली यानी कि ग्रुप, सरकारी नहर यानी कि सरकार द्वारा बनाई गई कोई नहर नहीं है जो टाइम टू टाइम छोड़ी जाती हो। ये क्या है? ये भीड़ क्या थी बच्चों की? बरसाती नदी, यानी एक सीजन पे बरसने वाले नदी जो कभी किसी के रोकने से नहीं रुकती है। जवानी की बाढ़ के दिन यानी जो टीनेजर जो एज होती है उस समय के जोशीले दिन। अफसर गुस्से में भर जाता और उसके हुक्म पर सिपाही लाठियां बरसाते। अफसर यानी कि ऑफिसर, हुक्म यानी कि ऑर्डर। सिर फूटते, हड्डियां टूटती, लोग बेहोश हो जाते। मारने वालों में पूरे हाथ भी थे तो अधूरे दिल भी थे।
पूरे हाथ, यानी कि कई अंग्रेजों ऑफिसर के ऑर्डर पर तो दिल के साथ ऑर्डर पाते ही गोलियां बरसाने लगते, मारने लगते। और कई ऐसे थे जो दिल से नहीं चाहते थे किसी को मारना, पर मजबूरी में थोड़ा बहुत मारने का एक्टिंग करते। वे भी थे जो हुक्म पाने को बेचैन रहते, और वे भी थे जो हुक्म पाकर भी कन्नी काट जाते। यानी कई थे जो ऑर्डर पाते ही मारने लगते, उन्हें खुशी मिलती, और कुछ थे जो कन्नी काटते। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि हुक्म पाकर भी कुछ बहाना बनाकर वो दूर दूर रहते और ज़्यादा मारने में इंटरेस्ट नहीं लेते। भीड़ कुछ बिखर जाती, परंतु लोग फिर आज जुटते, नए नारे फूटते, जोश फिर उबाल खा जाता। जुटते यानी कि फिर से इकट्ठे हो जाते, फूटते यानी कि सबके अंदर से दोबारा नए नए अलग अलग प्रकार के नारे निकलने लगते। जोश फिर उबाल खा जाता, यानी कि सबके अंदर जोश फिर से उत्तेजित होने लगता, भीड़ फिर आगे बढ़ने लगती। यों ही रुकते, बढ़ते, पिटते, उमड़ते ये भीड़ सेक्रेटेरिएट पर पहुंचती तो देखा अंग्रेज जिलाधीश यानी कि अंग्रेज कलेक्टर गोरखा पलटन की टुकड़ी लिए वहाँ पहले से मौजूद है। गोरखा पलटन यानी कि गोरखा रेजिमेंट, टुकड़ी यानी कि एक बटालियन, एक ग्रुप। उसे देखकर कोई डरा नहीं, खिसका नहीं, उल्टे लोग और भी जोश में भर गए। यानी उन सबको देखकर कोई भी विद्यार्थी डरा नहीं, और भी वो बल्कि जोश में आ गए। नहीं रखनी सरकार भाइयों, नहीं रखनी अंग्रेजी सरकार भाइयों, नहीं रखनी। यानी बच्चे कह रहे थे कि ये अंग्रेजी सरकार अब हमें अपने देश में नहीं रखनी, इसे भगाओ। नारों की गूंज ऐसी थी कि पेड़ पत्ते तक बोल उठे, हिंदुस्तान छोड़ जाओ, क्विट इंडिया, इनकलाब जिंदाबाद। ये भी क्विट इंडिया, इनकलाब जिंदाबाद, ये भी नारा है। अपने राष्ट्र का तिरंगा झंडा लिए कुछ किशोर गोल गुंबद की ओर बढ़े। अपने राष्ट्र का यानी कि भारत का जो 3 रंगों वाला तिरंगा झंडा लेकर कुछ किशोर यानी कि थोड़े टीनेजर जो बच्चे थे वो गोल गुंबद की ओर बढ़े। यानी सेक्रेटेरिएट के जो ऑफिस के ऊपर में गोल गुंबद बना हुआ था वहाँ पर वो बढ़ने लगे। तो गोरखा फौज ने दीवार की तरह अपने को सामने कर दिया। दीवार की तरह यानी कि पूरी फौज सामने आकर दीवार की तरह खड़ी हो गई। अंग्रेज जिलाधीश ने पूछा, आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? वहां के लिए एक विद्यार्थी ने कहा, विद्यार्थी यानी कि छात्र, हम सेक्रेटेरिएट पर अपना झंडा फहराएंगे। वहां के लिए ये झंडा नहीं है, वहां यूनियन जैक फहरता है। यानी जिलाधीश बोला, अंग्रेज जिलाधीश बोला कि ये जो झंडा है वो सेक्रेटेरिएट के ऊपर फहराने के लिए नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो पहले से ही यूनियन जैक यानी इंग्लैंड का झंडा जो उस समय अंग्रेजों ने फहरा रखा था वो फहराया जाता है। हिंदुस्तान की गुलामी पर उस जिलाधीश ने एक कड़वा व्यंग किया, यानी कि एक बहुत ही बुरा लगने वाला ताना मारा कि तुम तो गुलाम हो हमारे, वहाँ तो पहले से ही हमारे इंग्लैंड का झंडा है, अब वहाँ यूनियन जैक नहीं फहर सकता, यह तिरंगा ही वहाँ फहरेगा। विद्यार्थियों ने कहा। अंग्रेज तमतमा उठा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, जाओ भाग जाओ। तमतमा उठा यानी कि अंग्रेज को यह सुनकर गुस्सा आ गया। हम तो झंडा फहरा कर ही लौटेंगे, एक दूसरे विद्यार्थी ने कहा। अंग्रेज का अहंकार गुर्रा उठा, यानी कि वो गुस्से से गुर्राने लगा, करने लगा।
तुमसे तुम में से जो झंडा फहराना चाहता हो वह आगे आए। 11 विद्यार्थी भीड़ से बाहर हो एक साथ आगे बढ़ आए। उनका कार्य ही उनका उत्तर था। कार्य ही उत्तर था यानी कि विद्यार्थी उस समय जो भी कर रहे थे वो ही उनका जवाब था, जो जो अंग्रेज जिलाधीश पूछ रहा था। इन 11 में से सबसे आगे जो विद्यार्थी था उसकी देह ने अभी अपनी 14वीं वर्षगांठ भी न मनाई थी, पर उसके कंधों का तनाव ऐसा प्रचंड था कि पहाड़ के शिखर भी देखें तो शर्मा जाए। देह यानी कि शरीर, और 14वीं वर्षगांठ यानी कि अपना 14th बर्थडे भी अभी उस बच्चे ने अच्छे से मनाया नहीं होगा, लेकिन उसका सीना इतना चौड़ा था, इतना हिम्मत वाला था कि प्रचंड यानी कि भयंकर रूप से वो अपने आप को ऐसे पहाड़ के तरह अंग्रेज के सामने दिखा रहा था, जैसे कि उसको पहाड़ की जो शिखर है, पहाड़ की चोटी भी उसे अगर देखे तो शर्मा जाए। तुम फहराओगे झंडा? राक्षसी क्रूरता से अंग्रेज जिलाधीश ने पूछा। राक्षसी क्रूरता यानी कि बिल्कुल राक्षस के तरह नाराज होकर क्रूरता के साथ, कठोरता के साथ उसने कहा, हाँ क्यों नहीं। भारत की आत्मा उस बालक के कंठ से कूक उठी, यानी कि बहुत ही मीठे स्वर में वो भारत के दिल की बात जैसे बोल रहा हो। 11 भोले किशोर एक पंक्ति में खड़े थे। पंक्ति मतलब लाइन। उनके एक और थी गोरखा फौज, दूसरी ओर घोड़े पर चढ़ा अंग्रेज जिलाधीश। वातावरण सन्नाटे में था, यानी उस समय वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत था। फायर! जिलाधीश ने आदेश दिया कि 11 गोरखे आगे बढ़े। वे आगे बढ़े कि एक साथ 11 राइफलें उभर कर गरजी, धड़ाम। जैसे ही वो गोरखा फौज आगे बढ़ी, उन्होंने ऑर्डर पाते ही अपनी राइफलों को बिल्कुल जोर जोर से फायर करना शुरू कर दिया एक के बाद। जीते जागते 11 राम लक्ष्मण पलक मारते ही धरती पर गिर पड़े, खून से लथपथ पर शांत। जीते जागते यानी कि धीरे धीरे जीवित हैं अभी, और राम लक्ष्मण जैसे मासूम कोमल प्यारे खून से लथपथ जमीन पे गिर गए। फायर! फिर वह चिल्लाया और सिपाहियों ने गोलियां दागी, यानी कि गोलियां चलानी शुरू कर दी। बहुत से लोग घायल हो गए, गिर पड़े, परंतु भागा कोई नहीं, पीछे हटा कोई नहीं। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। कहीं आकाश में किसी ने अपने कोमल कंठ से ये स्वर भरे कि भीड़ में नई लहर आ गई, यानी कहीं ऊंचे ऊंचे जगह से एक आवाज आई जो नारा दे रहा था, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। इस प्रकार से ये नारा सुनकर जो जितनी भी भीड़ थी, जो गिर गए थे, बेहोश हो गए थे, घायल हो गए थे, उनके अंदर फिर से एक नई लहर, एक नया जोश आ गया। जाने किधर से एक विद्यार्थी सेक्रेटेरिएट के गुंबद पर जा चढ़ा और उसने तिरंगा फहराकर वहीं से ये नारे लगाए। यानी कि ये जो नारे लगा रहा था जोर जोर से ऊपर से, एक विद्यार्थी था जो चुपके से सेक्रेटेरिएट यानी कि उस कार्यालय के, इस ऑफिस के ऊपर में चढ़कर उस गोल गुंबद के ऊपर अपना झंडा फहरा दिया और नारे लगाने लगा। अंग्रेज जिलाधीश का मुंह एक बार तो काला पड़ गया, यानी कि डर कर, घबरा कर उसने देखा, और तब दांत किटकिटा कर उसने कहा, फायर! यानी उसे बहुत गुस्सा आया और थोड़ा डर भी लगा, और उसने दांतों को किटकिटाते हुए गुस्से से कहा कि फायर।
वह किशोर टूटते तारे सा धरती पर आ गिरा। यानी वो किशोर यानी वो जो टीनेजर जो बच्चा था जो गुंबद के ऊपर चढ़ा हुआ था, फायर करते ही वो ऐसे गिरा जैसे कि आसमान से एक चमकता हुआ तारा नीचे गिर गया हो। अस्पताल की मेज पर उसने पूछा, मुझे कहाँ गोली लगी है। यानी वो बच्चे को जब अस्पताल ले गए तो वहाँ मेज पर यानी अस्पताल की जो बिस्तर होती है वहाँ पर उसने डॉक्टरों से क्या पूछा कि मुझे गोली कहाँ लगी है। छाती में, डॉक्टर ने कहा। छाती यानी कि सीना, चेस्ट, यहाँ गोली लगी है, डॉक्टर ने बताया। तब ठीक है, मैंने पीठ पर गोली नहीं खाई, उसने कहा और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। यानी कि उस बच्चे ने खुश होते हुए कहा, तो ये सही हुआ कि मैंने जो गोली है पीठ पे नहीं खाई, क्योंकि पीठ पर तो कायरों को, बुज़दिलों को गोली लगती है, मुझे तो सीने पे गोली लगी है। ये कहते हुए वो मर गया। तो बच्चों, ये जो कहानी है, ये जो जीवनी है सत्य घटना पर आधारित, ये यहीं समाप्त होती है। बच्चों, ये जो जीवनी है आज़ादी की मतवाले, इससे हमें यह सीख मिलती है, यह हमें यह याद दिलाता है कि जब हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कई लोगों ने, कई वीरों, कई क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए थे, जैसे कि झांसी की रानी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ऐसे कई वीरों ने देश को आज़ाद करने के लिए अपने सीने पे गोलियां खाई, चोटें खाई, डंडे खाए। उसी समय, उसी दौर में जब ये सब हो रहा था, उस समय हमारे देश के नव किशोर, टीनेजर, छोटे छोटे बच्चे भी जो विद्यार्थी ही थे, उन्होंने भी नए जोश के साथ इतनी कम उम्र में अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों से अपनी तरफ से, अपनी ओर से शक्ति लगाई, लड़े और लड़ते लड़ते अपनी जान देश के ऊपर न्यौछावर कर दी। तो बच्चों, अगर आपको ये जीवनी, ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।